नमस्कार दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं 1 फरवरी को रिलीज़ किए गए यूनियन बजट के बारे में। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के हिसाब से इस साल का पेपरलेस बजट कंटिन्यूएशन में था पिछले साल कोविड-19 के चलते लाए गए रिलीफ पैकेजेस के। इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि इस साल के रिलीफ पैकेजेस को 5 मिनी बजट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जो कि अमाउंट करते हैं 13% ऑफ जीडीपी के लिए और फोकस करते हैं देश को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ। डोमेस्टिक डिमांड को ध्यान में रखते हुए इस साल का बजट सेंटर्ड रहा गवर्नमेंट रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने की तरफ। साथ ही इस बजट का फोकस रहा एक ऐसे इकोसिस्टम को क्रिएट करने की तरफ जहां लोकली मैन्युफैक्चर करना ज़्यादा पॉसिबल बन पाए। आइए अब एक एक करके बात करते हैं इस बजट के सभी मेजर अनाउंसमेंट्स की। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ केयर और सैनिटाइजेशन की। इस साल के बजट में इन टोटल करीब 2 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं देश में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को बेहतर करने के लिए, जो कि करीब 137% का इंक्रीमेंट है पिछले साल से। इसके अलावा लोगों को अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने 2005 के नेशनल हेल्थ केयर मिशन को एक्सटेंड करने के साथ ही करीब 64,180 करोड़ रुपीज़ को एलोकेट किया पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए। इस स्कीम के अंदर सरकार अगले 6 सालों में देश में हेल्थ केयर सिस्टम्स को इम्प्रूव करेगी और नए हॉस्पिटल ब्लॉक्स और क्रिटिकल केयर यूनिट्स को सेटअप करेगी। अब वैक्सीनेशंस की बात करें तो हर साल देश में होने वाले करीब 50,000 चाइल्ड डेथ्स को रोकने के लिए न्यूमोकल वैक्सीन रोलआउट्स को बेहतर करने की बात करी गई और कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए करीब 35,000 करोड़ रुपए एलोकेट करे गए। सैनिटाइजेशन में जहां जल जीवन मिशन के अंदर लोगों को अगले 5 साल में पीने का साफ पानी देने के लिए करीब 2.8 लाख करोड़ रुपीस सैंक्शन करे गए, वहीं स्वच्छ भारत मिशन में देश की सफाई के लिए करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए और क्लीन एयर प्रोजेक्ट में एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए 2,217 करोड़ रुपए सैंक्शन करे गए। अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंडिया को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के सपने को पूरा करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर का कहना था कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डबल डिजिट्स में ग्रो करना पड़ेगा और इसी के लिए सरकार ने एक PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को अनाउंस किया, जिसके अंदर वो अगले 5 साल में 13 अलग अलग सेक्टर्स में करीब 1.9 लाख करोड़ रुपीज़ को इन्वेस्ट करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने NIP यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के अंदर करीब 1 लाख करोड़ की लागत वाले 217 नए प्रोजेक्ट्स को भी अनाउंस किया। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी पिछले साल के 4.39 लाख करोड़ से बढ़ाकर इस साल 5.54 लाख करोड़ कर दिया गया, जो कि करीब 34.5% का इंक्रीमेंट है। इसके अलावा आने वाले टाइम में एक बिल को पास किया जाएगा अगले 3 सालों में करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स को सेटअप करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सरकार के द्वारा 1.18 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के लिए। इसके साथ ही करीब 3 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट पहले ही दिया जा चुका है एक 5.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे 13,000 किलोमीटर की लेंथ वाले भारतमाला नाम के नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। रेलवेज़ की बात करें तो सरकार ने एक नेशनल रेलवेज़ प्लान को अनाउंस किया, जिसके अंदर 2030 तक फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम्स को बनाया जाएगा। इसके साथ ही रेलवेज़ डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए करीब 1.1 लाख करोड़ रुपीस और रेल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एक एडिशनल 1 लाख करोड़ रुपए को सैंक्शन किया गया। बसेस एंड मेट्रोज में पब्लिक बस सर्विस को बेहतर करने और ऑटोमोबाइल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए एक ग्रीन अर्बन मोबिलिटी स्कीम को अनाउंस किया गया और कोच्चि, चेन्नई, बेंगलोर, नागपुर और नासिक मेट्रोज के लिए एडिशनल फंडिंग्स दी गई। अब आते हैं पावर सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी पे। सबसे पहले सरकार ने अगले 5 सालों में देश में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या डिस्कॉम्स को रिवाइव करने के लिए करीब 3 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग को सैंक्शन किया, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा स्मार्ट मीटर
और फीडर ऑपरेटर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए। इसके साथ ही सरकार ने एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को भी लॉन्च किया, जिसका एम होगा आने वाले टाइम में रिन्यूएबल सोर्सेज से ज़्यादा एनर्जी जनरेट करने का। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के सेक्टर्स में जहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी CGD स्कीम के अंदर सरकार ने अगले 3 सालों में 100 नए डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया, वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY स्कीम, जिसमें अभी तक 8 करोड़ BPL घरों में फ्री LPG कुकिंग गैस दी जाती है, उस स्कीम को भी एक्सटेंड करा 1 करोड़ और घरों तक। अब आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स पर। इस नए बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने सबसे पहले एक सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड को अनाउंस किया। इस कोड के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट 3 एक्ट्स, सेबी एक्ट, डिपॉजिटर्स एक्ट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट के प्रोविजंस को कंसोलिडेट करेगी, यानी मर्ज कर देगी एक सिंगल यूनिफाइड कोड के अंदर। इस कोड के साथ ही सरकार ने एक इन्वेस्टर चार्टर को भी अनाउंस किया। यह नया चार्टर दरअसल इन्वेस्टर्स को दिए जाने वाला एक प्रोटेक्शन राइट होगा उनकी सभी फाइनेंशियल डीलिंग्स के लिए। इंश्योरेंस स्कीम्स में सरकार ने 1938 के इंश्योरेंस एक्ट के अंदर भी नए अमेंडमेंट्स को अनाउंस किया। इस अमेंडमेंट में सरकार ने इंश्योरेंस कंपनीज के लिए परमिसिबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 49% से बढ़ाकर 75% कर दिया, जिससे कि अब फॉरेन कंपनीज ज़्यादा ओनरशिप ले पाएंगी इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज में। इसके अलावा देश में बैड लोन्स या विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे बैंक डिफॉल्टर्स की प्रॉब्लम से डील करने के लिए सरकार ने एक एसेट मैनेजमेंट और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सेटअप को भी अनाउंस किया, जिसके साथ ही एक एडिशनल 20,000 करोड़ रुपए की फंडिंग को सैंक्शन किया गया पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए सरकार ने इंश्योरेंस कवर को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया, 2008 के लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट को डिक्रिमिनलाइज किया और गिफ्ट IFSC पे एक फिनटेक हब के सेटअप को अनाउंस किया। अब फाइनली बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। इस साल के बजट का एक मेजर हाईलाइट रहा सरकार के द्वारा एयर इंडिया, IDBI बैंक और भारत पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनीज का बेचा जाना, जिसके साथ ही लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC में भी एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से करीब 1.75 लाख करोड़ रुपीस को रेस करे जाने को अनाउंस किया गया और इन टोटल 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एक जनरल इंश्योरेंस फर्म के डिसइन्वेस्टमेंट को डिक्लेयर किया गया। स्टेट ओन्ड कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन के लिए सरकार ने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इंसेंटिव्स दिए जाने की बात करी और लॉस में जा रहे PSUs के लिए आने वाले टाइम में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल या SPVs तैयार किए जाने को अनाउंस किया। बिजनेसेस के लिए सरकार ने 2008 के लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप यानी LLP एक्ट को डिक्रिमिनलाइज किया और स्टार्टअप्स के लिए 1% कंपनीज को मंजूरी दी। दरअसल इन 1% कंपनीज में ओनर्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर और टर्नओवर्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव होता है। अब आते हैं एग्रीकल्चर और वर्कर रिफॉर्म्स पर। इस सेक्टर में सबसे पहले सरकार ने फार्मर वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए उन्हें दी जाने वाली क्रेडिट स्कीम को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ करा। इसके साथ ही ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, जिसके अंदर सरकार किसानों से टॉप क्रॉप्स यानी टोमेटो, ओनियन और पोटैटो की सप्लाई को स्टेबल रखवाती है, उसके अंदर भी 22 नई पेरिशेबल क्रॉप्स को इंक्लूड किया। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंडिंग को बढ़ाकर 40,000 करोड़ करा गया और लगभग 1000 APMC मंडीज को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस यानी ENAM स्कीम के अंदर इंटीग्रेट करा गया। लेकिन इसके अलावा नए बजट में एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में कई सब्जियों और दालों के दाम बढ़ सकते हैं। वीट प्रोक्योरमेंट अमाउंट को पिछले साल के 62,000 करोड़ से बढ़ाकर 75,000 करोड़ कर दिया गया और पैडी प्रोक्योरमेंट अमाउंट को भी 1.4 लाख करोड़ से बढ़ाकर 1.7 लाख करोड़ कर दिया गया। वर्कर वेलफेयर की बात करें तो सरकार ने गिग वर्कर्स यानी स्विगी, जोमेटो और ग्रोफर्स जैसी कंपनीज में काम करने वाले लोग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक पोर्टल सेटअप करे जाने को अनाउंस किया
उन्हें प्रोविडेंट फंड, ग्रुप इंश्योरेंस और पेंशन जैसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने के लिए। एजुकेशन और इनोवेशन के सेक्टर में सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 15,000 स्कूलों को स्ट्रेंथन करने और एक हायर एजुकेशन कमीशन को सेटअप करने की बात करी। इसके साथ ही उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट और एनजीओ से पार्टनरशिप में 1000 नए सैनिक स्कूल्स और करीब 38 करोड़ की लागत से ट्राइबल एरियाज में 750 नए एकलव्य स्कूल्स बनाए जाने को अनाउंस किया। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ और सेंट्रल हायर एजुकेशन के लिए एक मॉनिटरिंग बॉडी बनाए जाने के साथ ही इस साल का ओवरऑल एजुकेशन बजट रहा 93,224 करोड़, जो कि पिछले साल से एक 50,000 करोड़ का रिडक्शन है। अब आते हैं इनोवेशन एंड रिसर्च पर। स्पेस रिसर्च में सबसे पहले सरकार ने दिसंबर 2021 में लॉन्च होने वाले पहले अनमैन्ड गगनयान मिशन के लिए 13,950 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। इस मिशन में दरअसल व्योममित्र नाम के एक ह्यूमनॉइड रोबोट को स्पेस में भेजा जाएगा अगले साल लॉन्च होने वाले मेन मिशन की टेस्टिंग के लिए। 2022 में लॉन्च होने वाले इस मेन मिशन का ऑब्जेक्टिव होगा 1984 के राकेश शर्मा मिशन के बाद अब पहली बार स्पेस में एक इंडियन को भेजने का। इस मिशन को इंडिया के इसरो और रशिया के रोसकॉस्मोस स्पेस सेंटर के साथ पार्टनरशिप में एक GSLV Mk3 रॉकेट से लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स पिछले 1 साल से रशिया के GCTC गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इसके साथ ही बजट में चंद्रयान 3 मिशन को भी मेंशन करा गया। दरअसल 2019 में लॉन्च करे गए चंद्रयान 2 मिशन में जहां प्रज्ञान ऑर्बिटर सक्सेसफुल रहा था, वहीं विक्रम लैंडर मून के सरफेस पर क्रैश लैंड कर गया था। तो इसीलिए इस नए मिशन का ऑब्जेक्टिव है 2019 के चंद्रयान 2 मिशन के पर्पस को पूरा करने का। इस मिशन में दरअसल एक नए लैंडर और रोवर को मून की सरफेस पर एटकिन बेसिन रीजन में उतारा जाएगा, जहां फ्यूचर में इंसानों के लिए एक लूनार हैबिटेशन को बनाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक नए डीप ओशन मिशन को भी लॉन्च किया। इस मिशन में अगले 5 साल के अंदर लगभग 4,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे जाएंगे डीप ओशन सर्वे प्रोजेक्ट्स पर ओशन की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे एक और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।